जय हिंद दोस्तों। हम वर्ल्ड हिस्ट्री देख रहे थे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में कराए थे जो मेंस में आ सकते हैं। औद्योगिकरण क्या है, साम्राज्यवाद किसको कहते हैं, अमेरिकी क्रांति के क्या कारण थे, ये सभी क्वेश्चन हमने कराए हैं। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, ये सभी क्वेश्चन आपको वीडियो मिल जाएंगे प्लेलिस्ट पे। ठीक है, चैनल पे विजिट कर लेगा। वेबसाइट है www.uniqueupscstudy.com। यहाँ पे आपको सभी लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपकी जो एग्जाम में आ सकते हैं, मतलब प्री में भी और मेंस दोनों में जो आ सकते हैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड। राइट, स्टार्ट करते हैं दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर है, क्या आप सहमत हैं कि औद्योगिकरण ने लोगों के उच्च जीवन स्तर को जन्म दिया? अपने जवाब के समर्थन में दो कारण बताइए। तो हाँ, औद्योगिकरण ने लोगों के उच्च जीवन स्तर को जन्म दिया, और क्योंकि उसने क्या किया, रोजगार के नए अवसर दिए। औद्योगिकरण के कारण फैक्ट्रियां, कंपनियां और उत्पादन इकाइयां स्थापित हुई, जिससे लोगों को नौकरी और आय के साधन मिले। ठीक है जी, तो औद्योगिकरण ने लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा किया क्योंकि रोजगार के नए अवसर दिए। सेकंड था सुविधाओं और वस्तुओं की उपलब्धता। मशीनों और तकनीकों के उपयोग से वस्तुएं सस्ती और आसानी से उपलब्ध होने लगी, जैसे कपड़े, बिजली, परिवहन, घरेलू उपकरण, जिससे जीवन अधिक आरामदायक बना। तो क्या आप सहमत है कि औद्योगिकरण ने लोगों के उच्च जीवन स्तर को जन्म दिया? ठीक है जी, तो लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन मेन में आ जाता है तो आपको विस्तृत आंसर भी इसका लिख सकते हैं। ठीक है, हमने कई इस तरह के क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ब्रिटिश उद्योगों ने महिलाओं और बच्चों को रोजगार के लिए क्यों प्रोत्साहित किया? ठीक है, देखिए, ब्रिटिश उद्योगों ने महिला और बच्चों को रोजगार के लिए निम्न कारणों से प्रोत्साहित किया। एक तो क्या था, सस्ते श्रम की उपलब्धता थी। महिलाएं और बच्चे पुरुषों की तुलना में कम वेतन पे काम करने के लिए तैयार हो जाते थे, जिससे उद्योगों को उत्पादन लागत कम करने में मदद मिली। सेकंड कारण था सरल कार्यों के लिए उपयुक्तता। कई औद्योगिक कार्य जैसे कपड़ा मिलों में धागा बनाना, पैकिंग या मशीनों की निगरानी जैसे काम सारे रूप से कठिन नहीं थे, जिन्हें महिला और बच्चे आसानी से कर सकते थे। तो ब्रिटिश उद्योगों में महिला और बच्चों के रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, अगर क्वेश्चन मेन में आता है तो हम यहाँ इससे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, साम्राज्यवाद की परिभाषा लिखिए। ये क्वेश्चन मैंने डिटेल में कराया है। साम्राज्यवाद किसको कहते हैं? तो साम्राज्यवाद एक ऐसी नीति है जिसके तहत एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र या क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित करता है और वहां के संसाधनों का दोहन करता है। ठीक है, एक राज्य दूसरे राज्य पर अपना प्रभुत्व जमा लेता है, वही साम्राज्यवाद हो गया। तो साम्राज्यवाद एक ऐसी नीति है जिसके तहत एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र या क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है, वहां के संसाधनों का दोहन करता है। ठीक है, देखिए, विशेषता में हम क्या लिखेंगे? राजनीतिक नियंत्रण कर लेता है, दूसरे देश की सरकार या प्रशासन पर कब्जा कर लेता है, आर्थिक शोषण करता है। ठीक है, स्थानीय संसाधनों और श्रमिकों का उपयोग अपने लाभ के लिए कर लेता है। ठीक है, जब एक देश दूसरे देश पर नियंत्रण कर लेता है तो वहां का आर्थिक शोषण करता है, राजनीतिक नियंत्रण करता है। सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ते हैं, अपनी भाषा, शिक्षा और जीवन शैली को थोपना, जैसे कि अंग्रेजी छोड़ गए, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के तहत भारत में अंग्रेजियों ने शासन किया, संसाधनों का दोहन किया और भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला। ठीक है जी, तो इसका साम्राज्यवाद को परिभाषित करें, एक क्वेश्चन मेन में आता है तो कर सकते हैं, मैंने कराया भी है। आप चैनल पर विजिट करेगा, आपको वहां मिल जाएंगे सभी क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद के प्रसार में हुए परिवहन विकास के दो कारण बताइए। कि जब साम्राज्यवाद का प्रसार हुआ तो परिवहन के विकास क्यों, मतलब परिवहन का विकास करने का क्या कारण था? ठीक है, देखिए, कारण क्या था? साम्राज्य के भीतर वस्तुओं और संसाधनों की आवाजाही। ब्रिटिश जैसे साम्राज्यवादी देशों को अपने उपनिवेशों से कच्चा माल जैसे कपास, कोयला, मसाले आदि को तेजी से और सस्ते में अपने देश तक पहुंचाना था। ठीक है, इसके लिए उन्होंने रेलवे, बंदरगाह और सड़कों का विकास किया। ठीक है, क्यों परिवहन आवश्यक था? क्योंकि उनको क्या था, वस्तुओं की आवाजाही करनी थी, तो इसलिए उनको ट्रांसपोर्ट चाहिए था। सेकंड क्या था? सेना और प्रशासन की तेज तैनाती। साम्राज्यवाद को नियंत्रित रखने के लिए उन्हें सेना और अधिकारियों को दूर दराज के क्षेत्रों में जल्दी पहुंचाना होता था, इसलिए संचार और परिवहन नेटवर्क को मजबूत किया गया। टेलीग्राफ लाइनें, रेल मार्ग, नौवहन प्रणाली का विकास किया गया। ठीक है जी, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आप दे सकते हैं अगर आ जाता है तो। ठीक है, देखिए, किन देशों ने ट्रिपल अलायंस का गठन किया और क्यों किया? ठीक है, किन देशों ने ट्रिपल अलायंस का गठन किया और क्यों किया, क्वेश्चन है। तो देखिए, ट्रिपल अलायंस का गठन जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली ने किया था। ये सैन्य गठबंधन 20 मई 1882 को
बना और प्रथम विश्व युद्ध तक चला। ठीक है, ट्रिपल अलायंस प्रथम विश्व युद्ध तक चला था। ठीक है, गठन का उद्देश्य क्या था? फ्रांस, रूस जैसे शक्तिशाली देशों से सुरक्षा प्राप्त करना। फ्रांस और रूस जैसे शक्तिशाली देशों से उनको सुरक्षा चाहिए थी, इसलिए इन्होंने क्या किया कि एक अपना अलायंस बनाया। ठीक है, युद्ध की स्थिति में एक दूसरे को सैन्य सहायता देना। ठीक है, अगर एक साथ रहेंगे तो युद्ध कोई देश करेगा तो उसका सामना भी कर सकते हैं, इसलिए क्या हुआ, इन जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी ने और इटली ने क्या किया, अपना एक ग्रुप बना लिया। ठीक है जी, यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना ताकि कोई एक देश बहुत शक्तिशाली ना हो जाए। तो ये कारण हो सकते हैं गठन के उद्देश्य। ठीक है, क्या क्या थे ये लिख सकते हैं आप। ठीक है जी, महत्वपूर्ण तथ्य क्या देखिए, 1915 में इटली ने ट्रिपल अलायंस का साथ छोड़कर ट्रिपल एंटेंट का साथ दिया, क्योंकि उसे ऑस्ट्रिया हंगरी की नीतियां नहीं पसंद आई, तो इटली ने इनका साथ छोड़ दिया। ठीक है, ट्रिपल अलायंस में से इटली अलग हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बाल्कन युद्ध किन देशों के बीच लड़े गए थे? देखिए दोस्तों, क्या है, हम इसमें वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो मेंस एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से वन लाइनिंग क्वेश्चन भी आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, बाल्कन युद्ध दो प्रमुख युद्ध थे जो कि 1912-1913 में दक्षिणी पूर्वी यूरोप में लड़े गए थे। ये युद्ध मुख्य रूप से बाल्कन देशों और उस समय के कमजोर हो चुके ऑटोमन साम्राज्य के बीच हुए थे। ठीक है जी, ऑटोमन साम्राज्य के बीच हुए थे। किसके बीच लड़ा गया था? प्रथम बाल्कन युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाल्कन लीग बनाकर 4 देश एक साथ लड़े थे, सर्बिया, ग्रीस, मॉन्टेनेग्रो, बुल्गारिया। किसके खिलाफ लड़े थे? ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़े थे। उद्देश्य क्या था? ऑटोमन साम्राज्य से यूरोपीय क्षेत्र छीनना और अपने अपने देश का विस्तार करना। तो प्रथम बाल्कन युद्ध समझ में आया कि ये 4 जो बाल्कन लीग थी, बाल्कन लीग बनाकर 4 देश एक साथ लड़े, जैसे सर्बिया, ग्रीस, मॉन्टेनेग्रो, बुल्गारिया। किसके खिलाफ? ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ। सेकंड बाल्कन युद्ध की बात कर लेते हैं। द्वितीय बाल्कन युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बुल्गारिया बनाम सर्बिया, ग्रीस, मॉन्टेनेग्रो और रोमानिया। बाद में ऑटोमन साम्राज्य ने भी बुल्गारिया पर हमला किया। उद्देश्य क्या था? देखिए, प्रथम युद्ध के बाद जीते हुए क्षेत्रों के बंटवारों को लेकर विवाद था, इसलिए लड़ा गया था। परिणाम क्या था? ऑटोमन साम्राज्य ने लगभग पूरा यूरोपीय क्षेत्र खो दिया। बाल्कन क्षेत्र में तनाव, अस्थिरता बढ़ी, जो कि आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी। तो प्रथम विश्व युद्ध के जो बीज थे वो यहीं से स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, देखिए, हम कुछ वन लाइनिंग क्वेश्चन मतलब ऑप्शन क्वेश्चन भी देख लेते हैं, एमसीक्यूज देख लेते हैं। ठीक है जी, देखिए, औद्योगिक क्रांति कब हुई? 18वीं सदी में हुई थी। ठीक है जी, स्टीम इंजन का आविष्कार स्टीफनसन ने किया था। आपका स्टीम इंजन का आविष्कार। कारखाना प्रणाली का पिता किसे कहा जाता है? एडमंड कार्टराइट को कारखाना प्रणाली का पिता कहा जाता है, इसको टिक लगाएंगे। भाप लोकोमोटिव इंजन का निर्माण कब हुआ था? 1814 में। जॉर्ज स्टीफेंसन ने 1814 में ब्लूचर नामक पहला सफल भाप इंजन बनाया जो कोयले की गाड़ियों को खींच सकता था। तो स्टीफेंसन जी ने इन्होंने इंजन बनाया, भाप लोकोमोटिव। ठीक है जी, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 में हुआ था। 28 जुलाई 1914 को युद्ध शुरू हुआ, 11 नवंबर 1918 को लगभग समाप्त हो गया। जर्मनी के युद्ध पोत का नाम क्या था? त्रिपिडस नाम था। ये आ जाता है कभी कभी वन लाइनिंग में। ठीक है जी, औद्योगिक क्रांति दोबारा से रिपीट किए गए हैं क्वेश्चन। औद्योगिक फिर से देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। औद्योगिक क्रांति कब हुई? 18वीं सदी में हुई थी। स्टीम इंजन का आविष्कार स्टीफनसन ने किया था। कारखाना प्रणाली के पिता एडमंड कार्टराइट। भाप लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार, भाप लोकोमोटिव इंजन का निर्माण 1814। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है जी, प्रथम विश्व युद्ध 1914। जर्मनी के उत्पोत का नाम त्रिपिडस। ठीक है, जापान ने रूस को कब पराजित किया? 1905। जर्मनी फ्रांस को कब पराजित किया? 1871। ऑस्ट्रिया ने बोस्निया और हिजेगोविना पर कब अधिकार किया? 1908। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। औद्योगिक क्रांति कब हुई, इसके क्या परिणाम निकले? ठीक है जी, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, देखिए हमने इसका डिटेल क्वेश्चन आपको कराया है, मैंने आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आंसर राइटिंग की प्लेलिस्ट है, चैनल पे विजिट करेंगे। ठीक है, तो आपको वहां पे मिल जाएंगे औद्योगिक क्रांति का, हमने बहुत अच्छे से, ठीक है, प्रस्तावना और ये निष्कर्ष सब अच्छे से कराया है मैंने, देख लीजिएगा। ठीक है जी, आज हम वही क्वेश्चन देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकते हैं। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में हुई थी, विशेष रूप से 1760 से 1840 के बीच।
एक क्रांति बाद में यूरोप, अमेरिका और विश्व के अन्य हिस्सों में फैल गई। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? 18वीं सदी में हुई थी इंग्लैंड से। ठीक है, 18वीं शताब्दी में उत्पादन के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए? सेकंड क्वेश्चन है जी। ठीक है, 18वीं शताब्दी में हाथ से होने वाले काम की जगह मशीनों ने ले ली। तो 18वीं शताब्दी में उत्पादन के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए? जो काम पहले हाथ से होते थे उनकी जगह मशीनों ने ले ली। छोटे कारीगरों की जगह बड़े कारखाने बनने लगे, अधिक मात्रा में वस्तुएं बनाकर बेची जाने लगी। तो ये परिवर्तन हुए थे उत्पादन में। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है जी, 18वीं शताब्दी में उत्पादन के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए? अब एमसीक्यूज अगर आपके सामने आ जाता है तो इसका क्वेश्चन आप आंसर इजीली दे सकते हैं। मशीनों ने हाथ से काम करने की जगह ले ली, जो हाथ से काम होते थे मशीनें करने लगी। ठीक है, एमसीक्यूज में अगर क्वेश्चन आ जाता तो आंसर दे सकते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3, कारखाना प्रणाली का जन्म किस प्रकार हुआ? तो देखिए, अमीर व्यापारियों ने कारखाने बनाए, मशीनें लगाई, कच्चा माल खरीदा, मजदूरों को निश्चित वेतन पे काम पर रखा, मशीनों से वस्तुएं बनने लगी। इससे क्या हुआ? कारखाना प्रणाली का जन्म हुआ। अगर ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है कि कारखाना प्रणाली का जन्म कैसे हुआ, तो ओब्वियसली आंसर दे सकते हैं, व्यापारियों ने मशीनों से युक्त कारखाने बनाए। ठीक है, दे सकते हैं आंसर। ठीक है, मेंस में लिखने को आ जाता है क्वेश्चन, कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी के सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे दोस्तों आपको चैनल पे। मैंने आंसर राइटिंग के सब क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड करा चुकी हूं मैं। ठीक है जी, औद्योगिक क्रांति एक बड़ी उपलब्धि बताइए। औद्योगिक क्रांति की बड़ी उपलब्धि क्या थी? भाप इंजन का आविष्कार। ठीक है जी, ओब्वियसली भाप इंजन का आविष्कार औद्योगिक क्रांति की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? वैकल्पिक मतलब इस तरह से ऑप्शन में आ जाए लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, भाप इंजन का आविष्कार थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन मैंने डिटेल में करा चुकी हूं कि साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं। किसी शक्तिशाली देश द्वारा दूसरे देश पर राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य नियंत्रण स्थापित करना साम्राज्यवाद बोला जाता है। एमसीक्यूज में आगे कर लेंगे। ठीक है, दूसरे देश पर नियंत्रण स्थापित करना साम्राज्यवाद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, साम्राज्यवाद का प्रमुख लक्ष्य क्या था? अधिक से अधिक उपनिवेश बनाना, वही साम्राज्यवाद था। ठीक है, आर्थिक लाभ प्राप्त करना। तो साम्राज्यवाद का प्रमुख लक्ष्य था अधिक से अधिक उपनिवेश बनाना और आर्थिक लाभ प्राप्त करना। एमसीक्यूज में आ जाते लिख लेंगे। ठीक है, अधिक उपनिवेश बनाना और लाभ कमाना। क्वेश्चन नंबर 7, साम्राज्यवादी देश और उपनिवेश देश में क्या अंतर है? साम्राज्यवादी देश कौन हो गया और उपनिवेश कौन हो गए? ठीक है, जैसे कि आप अपने ही देश का उदाहरण ले लीजिए। ठीक है, ब्रिटेन क्या हो गया? साम्राज्यवादी देश हो गया। भारत क्या हो गया? उपनिवेश हो गया। ठीक है, तो साम्राज्यवादी देश, जो देश कमजोर देश पर अधिकार जमाता है, साम्राज्यवादी देश बोला जाता है। उपनिवेश देश कौन सा हो गया? जिस पर किसी दूसरे देश का शासन होता है, वो उपनिवेश हो गया। ठीक है, तो एमसीक्यू में आएगा तो लिख लेंगे उपनिवेश, साम्राज्यवादी देश उपनिवेश देश पर शासन करता है, इसको टिक लगाएंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8, साम्राज्यवाद की मुख्य विशेषताएं क्या थी? व्यापार पर विस्तार, उपनिवेशों पर नियंत्रण, संसाधनों का दोहन, आर्थिक लाभ प्राप्त करना साम्राज्यवाद की विशेषताएं थी। तो एमसीक्यू में आएगा तो लिख लेंगे व्यापार, नियंत्रण, लाभ। ठीक है, साम्राज्यवाद की विशेषताएं थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद के विकास में सहायक था कैसे? ये क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद के विकास में सहायक था, मेन में लिखने को आ सकता है दोस्तों क्वेश्चन। तो राष्ट्रवादी भावना क्या थी? राष्ट्रवादी भावना थी अपने देश के प्रति गहरी निष्ठा, वो राष्ट्रवादी भावना होती है। ओब्वियसली हम सब देशवासियों के मन में अपने भारत के लिए राष्ट्रवादी भावना है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रवादी भावनाओं ने देशों को अधिक से अधिक क्षेत्र जीतने के लिए प्रेरित किया। तो ये प्रेरणा थी, राष्ट्रवाद की भावना जो थी उसने साम्राज्यवाद के विकास में सहायक थी। ठीक है, जैसे कि देखिए, राष्ट्रवाद का अर्थ है अपने देश के प्रति गहरी निष्ठा और गौरव की भावना। 19वीं सदी में राष्ट्रवादी देशों ने खुद को श्रेष्ठ मानते हुए दूसरे देशों पर शासन करने की इच्छा जताई। इससे उपनिवेशों को जीतने, संसाधनों पर कब्जा करने, राजनीतिक सैन्य शक्ति बढ़ाने की होड़ शुरू हुई। इस प्रतिस्पर्धा ने साम्राज्यवाद को जन्म दिया। लिख सकते हैं, मेन में आ जाएगा तो। ठीक है, ठीक है जी, एमसीक्यूज देख लेते हैं अगर आ जाता है तो ऑप्शन में। राष्ट्रवाद ने साम्राज्यवाद को कैसे बढ़ाया? देशों को क्षेत्र जीतने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, 1904 ईस्वी में फ्रांस ब्रिटेन के गुप्त संधि के अनुसार क्या तय हुआ? देखिए, फ्रांस और ब्रिटेन की गुप्त संधि हुई थी। ठीक है, 1904 में। तो वो गुप्त संधि क्या थी? एक मित्रता संधि थी, अगर बोला जाए तो एक मित्रता संधि थी फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। फ्रांस और ब्रिटेन ने एक दूसरे के उपनिवेशों को आपसी दखल ना देने का वायदा किया। मतलब फ्रांस के जो उपनिवेश थे, ब्रिटेन के जो उपनिवेश थे, भाई एक दूसरे में दखल नहीं देंगे, इस तरह की इनकी नीति थी, मतलब संधि थी।
फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के उपनिवेशों में आपसी दखल न देने का वायदा किया और आपसी सहयोग को बढ़ाया। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, विस्तृत देखिए व्याख्या। 1904 की संधि को एंटेंटे कॉर्डिलेट बोला जाता है। ठीक है, एंटेंटे कॉर्डिले बोला जाता है। तो 1904 की संधि को एंटेंटे कॉर्डिले कहा जाता है। इसमें ब्रिटेन फ्रांस ने अपने अपने उपनिवेशों में एक दूसरे के हस्तक्षेप से बचने का समझौता किया। तो ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या किया, अपने अपने उपनिवेशों में एक दूसरे का हस्तक्षेप नहीं होगा इसका समझौता किया। इन दोनों देशों ने साम्राज्यवादी तनाव कम हुआ, सहयोग बढ़ा, आगे चलकर ट्रिपल एंटेंटे का आधार बना। एमसीक्यूज में आकर लिख सकते हैं 1904 की फ्रांस ब्रिटेन संधि में क्या तय हुआ, दोनों ने एक दूसरे के उपनिवेशों में हस्तक्षेप ना करने का वादा किया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ऑटोमन साम्राज्य किस कारण कमजोर पड़ा। ठीक है, तो ऑटोमन साम्राज्य के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ऑटोमन साम्राज्य किस कारण से कमजोर हुआ, आर्थिक संकट, प्रशासनिक कमजोरी, यूरोपीय देशों के हमले, आंतरिक विद्रोह के कारण ऑटोमन साम्राज्य कमजोर हो गया। ठीक है, ये कारण थे, मेंस में लिखने को आ सकता है। तो लिख सकते हैं ऑटोमन साम्राज्य एक समय में 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, लेकिन 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक यह कमजोर पड़ने लगा। मुख्य कारण क्या थे, आर्थिक संकट एक मुख्य कारण था, व्यापार मार्ग बदलने और औद्योगिक क्रांति के प्रभाव से आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। प्रशासनिक कमजोरी एक कारण था कि भ्रष्टाचार और कमजोर नेतृत्व ने शासन को अस्थिर कर दिया। तो एक कारण था कि ऑटोमन साम्राज्य कमजोर हुआ, प्रशासनिक कमजोरी एक कारण था, आर्थिक संकट एक कारण था और दूसरा कारण था यूरोपीय देशों के हमले थे और आंतरिक विद्रोह भी एक कारण था। ठीक है, यूरोपीय देशों के हमले क्या थे, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस आदि ने साम्राज्य के क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस ने क्या किया, ऑटोमन साम्राज्य के क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ठीक है, एक और कारण था आंतरिक विद्रोह। तो ये मुख्य कारण थे दोस्तों। आंतरिक विद्रोह क्या था, बाल्कन क्षेत्र और अरब देशों में स्वतंत्रता की मांग बढ़ी। ठीक है, स्वतंत्र होना चाहते थे सभी। एमसीक्यूज में आएगा तो लिख सकते हैं। ठीक है जी, ऑटोमन साम्राज्य 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में क्यों कमजोर हुआ, आर्थिक संकट, प्रशासनिक कमजोरी, विद्रोह के कारण। ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन की क्या मांग थी, विदेशी शासन से मुक्ति और स्वराज या स्वतंत्रता की स्थापना। तो राष्ट्रवादी आंदोलन की क्या मांग थी, स्वतंत्रता, ओब्वियसली। विदेशी शासन से मुक्ति एक मांग थी। ठीक है, देख लेते हैं, विस्तृत व्याख्या में देख लेते हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन का उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना था। तो राष्ट्रवादी आंदोलन का उद्देश्य क्या था, भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना था। आंदोलनकारों की क्या मांग थी, स्वराज की स्थापना, राजनीतिक स्वतंत्रता, भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी, ब्रिटिश शोषण अन्य अन्यायपूर्ण नीतियों का अंत। ये आंदोलन लोक जागरूकता, संगठित विद्रोह, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बना। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट जो कराएंगे वो हम भारत का ही कराएंगे पूरा मेन आंसर राइटिंग में। ठीक है, इसका ब्रिटेन का, भारत का नेक्स्ट जो वीडियोस में हम कराएंगे। ठीक है जी, देखिए राष्ट्रवादी आंदोलन की क्या मांग थी, एमसीक्यूज में आएगा तो लिख सकते हैं, विदेशी शासन से मुक्ति, स्वराज की स्थापना। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लीग ऑफ नेशन की बात कर लेते हैं। लीग ऑफ नेशंस का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो दुनिया भर में शांति बनाए रखना, विवादों को बातचीत से हल करना और युद्ध रोकना। जो लीग ऑफ नेशंस का क्या काम था, इसकी स्थापना कैसे हुई थी वो देख लेते हैं। देखिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी 1919 में। ठीक है, इसकी स्थापना 1919 से प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। इसका उद्देश्य क्यों था, क्यों बना था ये, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, देशों के बीच विवादों और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना, युद्ध को रोकना, नस्लीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, मानव अधिकारों की रक्षा करना, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना। हालांकि लीग अपने उद्देश्यों को पूरी तरह सफल नहीं हो पाई, लेकिन इसने संयुक्त राष्ट्र की जो यूएनओ आपने सुना होगा उसकी नींव यहीं से रखी। ठीक है, यहीं से स्टार्ट हो जाती है, उसकी नींव यहीं से पड़ जाती है। ठीक है, लीग ऑफ नेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, एमसीक्यूज में आएगा तो लिख सकते हैं, शांति बनाए रखना, विवादों को हल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लीग ऑफ नेशन की क्या कमियां थी, मतलब सफल नहीं हो पाया जो हमने देखा अभी, लेकिन क्या कमियां थी, बड़े देशों का सहयोग नहीं मिला था इनको, सैन्य शक्ति का अभाव था, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का इसका सदस्य ना होना, एक ये कारण था। तो लीग ऑफ नेशन की कमियां क्या थी, बड़े देशों का सहयोग ना मिलना, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का सदस्य ना होना, सैन्य शक्ति का अभाव। लीग ऑफ नेशन का उद्देश्य था विश्व शांति बनाए रखना, लेकिन इसकी कई कमियां थी।
अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। सैन्य शक्ति का अभाव था, लीग के पास कोई अपनी शक्ति नहीं थी जिससे वह निर्णयों को लागू कर सके। बड़े देशों का सहयोग नहीं मिला। जैसे जैसे समय बीता, जर्मनी, इटली, जापान जैसे देश लीग की बातों को नजरअंदाज करने लगे। निर्णय लेने की प्रक्रिया जो थी धीमी थी और कमजोर थी, जिससे विवादों को समय पर सुलझाना मुश्किल हो गया। अगर ये मेंस में आता है तो लिख सकते हैं, ठीक है, ओवरव्यू दे दिया मैंने, ठीक है। तो एमसीक्यू जाए तो कर सकते हैं, ओबीसी कर लेंगे, ठीक है। लीग ऑफ नेशन की क्या कमियां थी? सैन्य शक्ति कमजोर थी उनकी, और अमेरिका की सदस्यता का अभाव था, ये कारण था, कमी ये थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम प्रथम विश्व युद्ध की बात कर लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के तात्कालिक कारण क्या थे। इसका मेन मैं करा चुकी हूँ, पिछले लास्ट वीडियो में अपलोड हो चुका है कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, क्या परिणाम हुए। 2 मैंने अपलोड कराए हैं क्वेश्चन, 2 अपलोड किए हैं, ठीक है जी, 2 देख लीजिएगा। तो प्रथम विश्व युद्ध के तात्कालिक कारण क्या थे? साराजेवो में ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे उनकी हत्या हो गई थी, वो घूमने गए थे अपनी पत्नी के संग में। साराजेवो में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। इसका मेन मैंने बहुत अच्छे से कराया है, आंसर राइटिंग कराई है इसकी मेंस के लिए, ठीक है। 28 जून 1914 को साराजेवो में ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या और उनकी पत्नी की हत्या गैब्रिलो प्रिंसिप नामक सर्बिया युवक द्वारा की गई। सर्बिया के युवक थे, उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। एक मेन कारण ये बन गया था, ठीक है, तात्कालिक कारण तो यही था, ठीक है। ये घटना ऑस्ट्रिया सर्बिया के बीच तनाव का कारण बन गई। इसी घटना को बाद क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया, जिससे युद्ध की श्रृंखला शुरू हो गई। धीरे धीरे यूरोप के सभी प्रमुख देश इसमें शामिल हो गए। इस प्रकार ये हत्या प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बनी, जिसके पीछे कई दीर्घकालिक कारण भी थे, जो कि हम देखते आ रहे हैं। अभी हमने कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था, ठीक है। ये तो एक क्या था कि एक बहाना मिल गया हमला करने का, लेकिन पिछले भी कई कारण थे। ये तो एक मेन मतलब यहाँ से तो शुरू हो जाता है, तात्कालिक कारण था, लेकिन इसकी जो नींव थी वो प्रथम विश्व युद्ध की पहले ही रखी जा चुकी थी। कई कारण थे प्रथम विश्व युद्ध के, लेकिन ये तात्कालिक कारण था। प्रथम दीर्घकालिक कारण क्या थे? साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद, सैन्यवाद, गुप्त संधियां, ये सब कारण थे, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण अगर आप कोई एमसीक्यू में पूछे तो बता सकते हैं फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या, जो कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे। इतना विशेष ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे, सर्बिया युवक ने हत्या कर दी थी। देखिए लीग ऑफ नेशन का फिर से यहाँ पे वही हमने पढ़ा था, लीग ऑफ नेशन का क्वेश्चन और यहाँ पे आ जाता है। लीग ऑफ नेशन की मुख्य उपलब्धियां क्या थी? सीमा का विवाद सुलझाएं, युद्ध बंदी समझौते कराएं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, मानव कल्याण कार्यक्रम चलाना, ये सब इनकी उपलब्धियां थी। लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी, हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। सीमाओं के विवादों का समाधान, जैसे फिनलैंड और स्वीडन, यूनान और बुल्गारिया के बीच सीमाओं का विवाद सुलझाना, युद्धबंदी समझौते करना, देशों के बीच तनाव को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश करना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, शरणार्थियों के लिए संयुक्त प्रयास करना, मानव कल्याण कार्यक्रम, ILO और स्वास्थ्य संगठन, शरणार्थी सहायता, नशा नियंत्रण जैसे कार्यक्रमों में योगदान देना, तो ये इनकी उपलब्धियां थी, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है तो लिख देंगे, राइट। तो लीग ऑफ नेशन की मुख्य उपलब्धियां क्या थी? एमसीक्यूज में आएगा तो भी आंसर दे सकते हैं कि सीमा को विवाद सुलझाना और मानव कल्याण कार्यक्रम चलाना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है जी। राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन क्यों असफल हुआ? ठीक है, लीग ऑफ नेशन क्यों असफल हुआ, जिसके बारे में अभी पढ़ रहे थे, ठीक है। बड़े संयुक्त को सहयोग ना मिलना हम देख चुके हैं, ठीक है। सैन्य बल का अभाव हो गया, अमेरिका का सदस्य ना होना, जर्मनी जापान जैसे देशों का आक्रमण रवैया, तो लीग ऑफ नेशन विफल हो गया था। संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध का 1919 में हुई थी, देख चुके हैं हम, ठीक है। वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। फांसीवाद से आप क्या समझते हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी मेन में आ सकता है, मेन एग्जाम में, ठीक है जी। देखिए अगर आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल हिस्ट्री है तो आपको इन सभी चीजों की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है जी। ऐसे में भी ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, और जीएस पेपर फर्स्ट में भी सब क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फांसीवाद एक तानाशाही व्यवस्था है जिसमें नागरिकों को स्वतंत्रता सीमित रहती है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जाता है। तो फांसीवाद क्या है? तानाशाही व्यवस्था है, ठीक है जी। फांसीवाद क्या है? तानाशाही व्यवस्था है। फांसीवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो तानाशाही, एक दलीय शासन और राष्ट्र की सर्वोच्चता पर आधारित है, ठीक है। इसमें सरकार का पूरा नियंत्रण होता है, मीडिया, शिक्षा, न्याय व्यवस्था तक, मतलब मीडिया भी इन्हीं की होती है, सब नियंत्रण इन्हीं का होता है, सरकार का पूरा नियंत्रण होता है, मीडिया स्वतंत्र नहीं होती वहां पे, ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित होती है,
और विरोध को दबा लिया जाता है। आप वहां पे विरोध नहीं कर सकते अगर आपको सरकार की नीतियां पसंद नहीं है तो। ठीक है जी। राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और नेता की पूजा को बढ़ावा दिया जाता है। इटली में बेनिटो मुसोलिनी, इटली के मुसोलिनी का नाम सुना होगा, जर्मनी में हिटलर का नाम आपने सभी ने सुना होगा। ठीक है, ये सब क्या था, फासीवाद के नेता थे। फासीवाद क्या था, ऑप्शन में अगर आता है एमसीक्यू तो लिख सकते हैं, ओबीसी लिख देंगे, तानाशाही व्यवस्था जिसमें राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जाता है, इसको टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जर्मनी में नाजीवाद कैसे आया? जर्मनी की बात कर लेते हैं कि जर्मनी में नाजीवाद कैसे आया। 1930 के आर्थिक संकट, बेरोजगारी, वर्साई संधि की कठोर शर्तों और राजनीतिक अस्थिरता के कारण नाजीवाद उभरा। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 में हार के बाद जर्मनी को वर्साई संधि के तहत भारी जुर्माना और क्षेत्रीय नुकसान झेलना पड़ा था। ठीक है, वाइमर गणराज्य की सरकार राजनीतिक रूप से अस्थिर और जनता के विश्वास से दूर थी। 1930 के दशक में आर्थिक मंदी ने जर्मनी को बुरी तरह से प्रभावित किया था। तो जर्मनी को बुरी तरह से प्रभावित किया था आर्थिक मंदी ने, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और भुखमरी बढ़ गई थी। इन हालातों में हिटलर ने राष्ट्रवाद, यहूदियों के खिलाफ नफरत, जर्मन गौरव की बात करके जनता को आकर्षित कर लिया। ठीक है, हालातों का फायदा हिटलर ने उठाया। नाजी पार्टी ने वादा किया कि वर्साई संधि को खत्म कर देंगे, रोजगार उपलब्ध कराएंगे, जर्मनी को फिर से शक्तिशाली बनाएंगे। इसलिए नाजी पार्टी आ गई जर्मनी में। ठीक है, नाजीवाद आ गया जर्मनी में। 1933 में हिटलर चांसलर बना और जल्द ही तानाशाही शासन स्थापित हो गया। तो तानाशाही शासन किस तरह से जर्मनी में स्थापित हुआ, समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन एमसीक्यू आ जाता है कि जर्मनी में नाजीवाद कैसे आया। लिख सकते हैं, आर्थिक संकट और वर्साई संधि की कठोरता के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। महान मंदी का यूरोप और अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा? महान मंदी जो थी उससे क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ी, उद्योग बंद हो गए, गरीबी फैली, अर्थव्यवस्था टूट गई। तो ये प्रभाव पड़े थे महान मंदी के। ये भी मेंस में लिखने के लिए आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है जी। तो देखिए, महान मंदी की शुरुआत 29 अक्टूबर 1929 अमेरिका के शेयर बाजार के पतन से हुई थी। ठीक है, जिसे ब्लैक ट्यूसडे कहा जाता है। इसका प्रभाव अगले दशक तक पूरी दुनिया ने महसूस किए। अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा, बेरोजगारी चरम पर आ गई, लगभग 1.3 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। औद्योग का पतन हो गया, औद्योगिक उत्पादन में 45% तक की गिरावट आ गई। बैंकिंग संकट में देखिए क्या हुआ, 5000 से अधिक बैंक बंद हो गए। कृषि संकट क्या हुआ, सूखे और मंदी के कारण कृषि उत्पादन में भारी कमी आई। यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, जर्मनी सबसे अधिक प्रभावित हुआ। अराजकता, बेरोजगारी ने हिटलर के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। ब्रिटेन में उत्पादन, निर्यात और जीवन के स्तर में गिरावट आई। फ्रांस को कुछ राहत मिली क्योंकि उसको जर्मनी से युद्ध का हर्जाना मिल गया था। ठीक है, तो फ्रांस को थोड़ी राहत मिल गई थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 50% से अधिक की गिरावट आई। तो ये सब कारण आप मेन में अगर एक क्वेश्चन आता है कि महान मंदी से यूरोप और अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा, आई थिंक लिख लेंगे आप। ठीक है जी। सामाजिक राजनीतिक प्रभाव देखिए क्या पड़ा, फासीवाद और साम्यवाद को बढ़ावा मिला। लोग पूंजीवाद से निराश होकर वैकल्पिक विचारधाराओं की ओर मुड़े। द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि बनी। आर्थिक अस्थिरता ने राजनीतिक कट्टरता को जन्म दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जापान में सेना सत्ता में क्यों आई? मतलब जापान में सेना का राज कैसे हो गया, वो को क्वेश्चन आ सकता है मेन में लिखने के लिए। ठीक है, देखिए, आर्थिक संकट, उद्योग की कमी, एशिया में विस्तार की नीति, राजनीतिक अस्थिरता के कारण सेना का प्रभाव बढ़ा और सत्ता पर काबिज हुई। आर्थिक संकट, उद्योगों की कमी, एशिया में विस्तार की नीति, राजनीतिक अस्थिरता के कारण क्या हुआ, सेना का प्रभाव हो गया। सेना सब में सेना आ गई सत्ता पे। ठीक है, सत्ता में सेना आ गई। विस्तृत व्याख्या में देखिए, देख लेते हैं इसको एक बार। जापान में सेना सत्ता में आना कई ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों का परिणाम था। आर्थिक संकट और उद्योगों की कमी। 1929 में महान मंदी ने जापान की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया था। बेरोजगारी, गरीबी, औद्योगिक ठहराव ने जनता को असंतुष्ट किया। सेना ने खुद को राष्ट्र सुरक्षा और पुनर्निर्माण का एकमात्र विकल्प बताया। सेना ने खुद को क्या बोला कि राष्ट्र की सुरक्षा सेना करेगी, पुनर्निर्माण भी सेना कर सकती है, एकमात्र विकल्प सेना ही है, इसलिए सेना सत्ता में आ गई। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, राजनीतिक अस्थिरता। जापान की लोकतांत्रिक सरकारें कमजोर और अस्थिर थीं, इसलिए सत्ता में सेना आ गई। ठीक है, बार बार सरकार बदलने से जनता को मतलब विश्वास नहीं रहा, अविश्वास पैदा हो गया। सेना ने राजनीतिक नेतृत्व की विफलता को उजागर कर लिया और सत्ता पर कब्जा कर लिया। ठीक है, राष्ट्रवाद और विस्तारवाद। देखिए, जापान में अति राष्ट्रवादी विचार
धारा का उदय हुआ। सेना ने मंचूरिया और चीन जैसे क्षेत्रों पर कब्जा कर एशिया में विस्तार की नीति अपनाई। जनता ने राष्ट्रीय गौरव से जोड़ा और सेना का समर्थन किया। तो वहां की सेना ने थोड़ा काम करके दिखाया, इसलिए लोगों को उनका समर्थन मिल गया। ठीक है, अमेरिका और यूरोप में प्रतिस्पर्धा। देखिए, पश्चिमी देशों के उपनिवेशों और व्यापारिक प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए जापान ने सैन्य शक्ति को प्राथमिकता दी। ठीक है, इससे फासीवाद और अधिनायकवादी शासन की ओर झुकाव बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आ सकता है लिखने के लिए, जापान में सेना की सत्ता में आई, लिख सकते हैं आई थिंक। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोवियत संघ की संघीय संरचना कैसे बनी? बात सोवियत संघ की कर लेते हैं। देखिए, कई गणराज्यों को मिलाकर उनके अलग अलग संविधान और सरकारों को एक संघ में बनाया गया, जिसे यूएसएसआर कहा जाता है। यूएसएसआर के बारे में आपने सुना होगा। तो कई गणराज्यों को मिलकर बना था, जिनके अलग अलग संविधान थे, सरकार थी। ठीक है, देखिए, सोवियत संघ यूएसएसआर की स्थापना 1922 में हुई थी। यह एक संघीय राष्ट्र था। इसके कई स्वायत्त गणराज्य शामिल थे, जैसे कि रूस, यूक्रेन, बेलारूस। ठीक है, रूस, यूक्रेन, बेलारूस, ट्रांसकॉसस गणराज्य बाद में 3 हिस्सों में विभाजित हो गया था। ठीक है, प्रत्येक गणराज्य का अपना संविधान था, सरकार थी, संसद थी, लेकिन सभी की सर्वोच्च केंद्र सरकार के पास थी। कम्युनिस्ट पार्टी पूरे संघ में एकमात्र राजनीतिक दल थी और सभी निर्णय मॉस्को से नियंत्रित होते थे। यह संरचना संघीय दिखाती थी, लेकिन व्यापार में एकीकृत थी। व्यवहार में एकीकृत। ये रचना संघीय दिखती थी, ये संरचना संघीय दिखती थी, लेकिन व्यवहार में एकीकृत थी। ठीक है, अब एमसीक्यूज में आ जाता है सोवियत संघ की संघीय संरचना कैसे बनी। तो लिख सकते हैं, कई मतलब टिक लगा सकते हैं, कई गणराज्यों को मिलाकर एक केंद्रीकृत संघ बनाया गया। फिर तो इसका विभाजन हो ही गया था, इस आर का आपने सुना होगा, विभाजन भी इसका पढ़ाएंगे हम बाद में वो सब चीजें भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यू डील कार्यक्रम क्यों लाया गया। देखिए, अमेरिका में महामंदी से उबरने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक कार्यक्रम लाया गया था। तो अमेरिका में महामंदी से उबरने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कार्यक्रम लाया गया था। देखिए, न्यू डील कार्यक्रम की शुरुआत 1933 में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने की थी। तो न्यू डील कार्यक्रम की शुरुआत 1933 में अमेरिका के राष्ट्रपति ने की थी। ठीक है, इसका उद्देश्य था महामंदी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। मुख्य कारण क्या थे? बेरोजगारी चरम पर थी, करोड़ों लोग काम से बाहर थे, बैंक और उद्योग बंद हो रहे थे, जनता का विश्वास टूट चुका था, गरीबी भुखमरी बढ़ रही थी, सामाजिक असंतोष फैल रहा था। न्यू डील कार्यक्रम के क्या लक्ष्य थे? राहत देना, ठीक है, रिलीफ, रिकवरी, रिफॉर्म, तीनों आर याद रखिएगा। ठीक है, आर से रिलीफ, गरीबों बेरोजगारों को तत्काल सहायता देना, रिकवरी में क्या था? उद्योगों, कृषि, व्यापार को फिर से खड़ा करना, रिफॉर्म, भविष्य में ऐसे आर्थिक तबाही से बचने के लिए कानून और संस्थाओं में सुधार करना। प्रमुख योजनाएं क्या थी? सोशल सिक्योरिटी एक्ट, पब्लिक वर्क एडमिनिस्ट्रेशन, सिविलियन कंजर्वेशन कॉर्प्स, नेशनल रिकवरी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में लिखने को आ जाए एमसीक्यूज की न्यू डील कार्यक्रम क्यों लाया गया, तो आप ओब्वियसली डेफिनेटली टिक लगा लेंगे, आई एम डैम श्योर, महामंदी से उबरने और रोजगार बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है जी, बस एक क्वेश्चन और है दोस्तों, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ठीक है, जापान का सैन्य गठन कैसे हुआ? देखिए, जापान ने आर्थिक और राजनीतिक संकट के समय सेना को अधिक अधिकार दिए, एशिया में विस्तार के लिए सेना को स्वतंत्र शक्ति दी। तो जापान में सैन्य गठन कैसे हुआ? ठीक है, 1920-1930 के दशक में जापान को महामंदी, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा। इन हालातों में जनता ने लोकतांत्रिक सरकारों पर विश्वास खो दिया, सेना को राष्ट्र की रक्षा और विकास का विकल्प मान लिया। सेना को राष्ट्र की रक्षा और विकास का विकल्प माना, जनता ने माना। ठीक है, सेना को विशेष अधिकार दिए, जैसे नीतियां तय करना, विस्तारवादी योजना बनाना, राजनीतिक हस्तक्षेप। जापान में मंचूरिया और चीन पर हमला कर एशिया का साम्राज्यवाद नीति में, अभी हम पढ़ चुके हैं ये, ठीक है, वही क्वेश्चन है जो हम पढ़ चुके हैं अभी जापान का। धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता काबिज हुआ, राजनीतिक सत्ता पर कब्जा कर लिया सेना ने। ठीक है जी, और जापान एक सैन्यवादी राष्ट्र बन गया। तो जापान के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो जापान का सैन्य गठन कैसे हुआ? आर्थिक संकट, एशिया में विस्तारवादी नीति से। ठीक है, एमसीक्यूज में आएगा तो लगा लेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तुष्टिकरण की नीति क्या? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आ सकता है मेंस में, ऐसे में लिखने के लिए आ सकता है। यूरोपीय देशों द्वारा जर्मनी को शांत रखने के लिए उनकी मांगे मान लेना तुष्टिकरण नीति कहलाती है।
ठीक है, यूरोपीय देशों द्वारा जर्मनी को शांत रखने के लिए उनकी माने मांग लेना तुष्टिकरण नीति कहलाती है। देखिए, तुष्टिकरण नीति का प्रयोग 1930 के दशक में यूरोपीय देशों, विशेषकर ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा किया गया था। ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? जर्मनी को युद्ध से रोकना, यूरोप में शांति बनाए रखना। इसके तहत जर्मनी की कई माने मांग ली, वर्साई संधि की शर्तों में ढील कर दी, राइनलैंड पर कब्जा, ऑस्ट्रिया का विलय, चेकोस्लोवाकिया के सुडेटेनलैंड पर अधिकार। लेकिन ये नीति असफल रही क्योंकि हिटलर की आक्रामकता बढ़ती गई। अंततः द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। लेकिन ये जो नीति थी तुष्टिकरण की, ये सफल नहीं हो पाई। ठीक है जी, अगर ऑप्शन में आ सकता है तो लिख लेंगे, वो भी इसलिए लिख लेंगे। तुष्टिकरण की नीति क्या थी? जर्मनी को शांत रखना, जर्मनी की माने मांगकर, ठीक है, मानकर जर्मनी को शांत रखना, ये तुष्टिकरण की नीति थी। विशेषकर ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा किया गया था ऐसा, लेकिन ये फेल हो गई थी क्योंकि हिटलर तो हिटलर ही थे। राइट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। हम आपकी जानकारी अच्छी लगी हो, समझ में आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। हम कुछ और इंडियन क्वेश्चन भी लेके आएंगे इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।